नाजरीन, खबरें अब तफसील से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी शराब घोटाले के मामले में की जा रही है। शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह का नाम भी सामने आया था और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कल संजय सिंह को महिला सशक्तिकरण के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए ताइवान जाना था, लेकिन उन्हें राजनीतिक मंजूरी नहीं मिल पाई और उन्हें यह सफर कैंसिल करना पड़ा। संजय सिंह के पिता ने बताया कि जिस वक्त ईडी की टीम सुबह उनके घर पहुंची तब वो पार्क में थे। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि भरने की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है। आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के। ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है। मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग्स मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ। ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी। पहले whatever information they have received, they should go to it. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की मौजूदगी में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण विमान सौंप दिया। ऐसे 8 एयरक्राफ्ट सेना को सौंपे जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसके बाद वायुसेना की ताकत काफी मजबूत हो जाएगी। LCA तेजस भारत में शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा RD कार्यक्रम है, जिसने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी और तब से कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस पर कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में यहाँ होना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आज पुनः एक इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा, और जिसके अभी एग्रीमेंट हुए हैं, सारे एग्रीमेंट का मैं साक्षी हूं। दुनिया तो उथल पथल होती रहती है, लेकिन ये बड़ी स्थायी चीजें होती हैं। जब कभी इतिहास बनेगा, CMD कौन थे, एयर चीफ कौन थे, और जितनी डिग्नेटरीज हैं कौन कौन बैठी थी डाइस पर और कौन कौन उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड होता है। तो उसमें आएगा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहे। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये हल्की बात नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि आज हम यहां सेना को LCA तेजस के ट्विन सीटर की पहले श्रृंखला उत्पादन की सुपुर्दगी के साक्षी हुए हैं। एक एविडेंस के रूप में हम आज उपस्थित हुए हैं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने एक और तमगा अपने नाम कर लिया है। भारत के एथलीट मोहम्मद अफजल ने हांगझो एशियाई खेल में मर्दों की 800 मीटर दौड़ में सिल्वर तमगा जीत लिया है। उन्होंने 800 मीटर दौड़ में 1 मिनट 48 सेकंड का समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही भारत के नाम एक और मेडल आ गया है। भारत के मोहम्मद अफजल ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस जीत के साथ ही मोहम्मद अफजल ने देश को एथलेटिक्स में 19वां मेडल दिलाया है, तो वहीं अफजल ने एशियाई खेलों 2023 में भारत को 65वां पदक दिलाया। सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके कारण मंगलवार रात आए फ्लैश फ्लड में सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के कुछ प्रतिष्ठान फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए, जिस कारण यह हादसा हुआ। आर्मी की कई गाड़ियां पानी में डूब गई। डिफेंस PRO गुवाहाटी ने इस घटना के बारे में एक बयान जारी किया है। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया। इससे सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए।
23 कर्मियों के लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की खबर है। तलाशी अभियान जारी है। Damages to the property, right? Lot of it has been, as you can see in the IBM area, around about 100 to 150 buildings have been, 2 floors have been inundated by sludge. A lot of vehicles also have been damaged, and there is also reports of loss of life as of now. Casualties we are still figuring out. We have, as of now, we are reporting around 20 missing. I'm saying roughly 100 to 150. There might be more, there might be less, because this starts right from Golitar. So from Golitar, Bagekhala, Majitar, Rampu. So you can take 150 to 200. I'm just talking about Rampu, around about 100, 150 hours. As of now, we don't have reports. They have not reported to us so far. But if there are, there might be some damages to them also. SMIT, okay. sir? SMIT, yes, ATTC also. So their first floor is also inundated. So I talked to both of them. All the students are fine. ATTC has asked them. They have been asked to leave also. They are going home, so they will not be staying back. With regards to the other people, like we are saying around about 150 houses in Rampu itself, we are expecting around 3,000 to 4,000 people who have been evacuated last night. Last night around 1:32 evacuations were done by Sikkim Police, by MEO Rampu and SDM Rampu's team. So all they were evacuated. There are still some people who are still on the houses. So that also are being evacuated by fire service and by NDRF now. असम के जिला करीमगंज में 3 मस्जिद कमेटियों ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक मस्जिद कमेटियों ने मस्जिद के कब्रिस्तान में उन लोगों को दफनाने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है जो नशीली दवाओं के इस्तेमाल से मर गए हैं। मस्जिद ने उन लोगों को भी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी है जो पैसे उधार लेने वालों से ज्यादा ब्याज दर वसूलते हैं। करीमगंज में मैचडीही इलाके की 3 मस्जिद समितियां नशीली दवाओं के इस्तेमाल और सूदखोरी के खतरों से लड़ने के लिए कम्युनिटी के समर्पण को प्रदर्शित करते हुए आपसी रजामंदी से इस नतीजे पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने बुध की सुबह गोरखनाथ मंदिर के अहाते में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की परेशानियां सुनी और अधिकारियों को तत्काल उनकी समस्या हल करने के निर्देश दिए। अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों की सीएम योगी ने इत्मीनान से बात सुनी, फिर सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही 2 टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है। बुंदेलखंड की जमीन को पानी की जरूरत थी, इसके लिए हमारी केन बेतवा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड के लिए। वो बुंदेलखंड जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, वहां हमने विकास के बाकी सारे तो काम किए, लेकिन बुंदेलखंड की धरती को जरूरत थी पानी की। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि कैन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये कैन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और बुंदेलखंड के विशेषकर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी लगेगा। 2 बिजली के प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट।
उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए नई दिल्ली रोड शो को संबोधित करते हुए कहा, रोजगार और उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने और इसे विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश बेहद जरूरी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर है वो बहुत सीमित हैं और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की है। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में यह विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है।